हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रीट की जो साइंस होती है, जनरल साइंस, उसके अंदर केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पदार्थ, मैटर, और पदार्थ के बारे में अपने बिल्कुल सब कुछ सीख लिया है। और उसके बाद में मैंने आपको बोला था नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हम चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या चर्चा करेंगे आज की क्लास में? हमें पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस क्लास सही ढंग से ली है, अच्छे से सीखा है उस क्लास को, तो आपने सीखा होगा पदार्थ जो होता है, क्या होता है पदार्थ, जो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा वो स्थान घेरता है, वो वस्तु, वो चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। आज की क्लास में आज ही क्लास के अंदर यह सीखेंगे अपन कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। दोस्तों, अगर आप छोटी क्लास में थे, अगर आपने क्लास 6th 7th पढ़ी होगी दोस्तों, तभी तो आप रीट की क्लास ले रहे हो। अब देखना, मेरी बात समझने का प्रयास करना। तो वहां आपने सीखा होगा, कोई टीचर आया होगा और आपको पढ़ाया होगा, मेरे को भी पढ़ाया गया था कि पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। उसी को अपन क्या मानते थे? कुल अवस्थाएं मानते थे। उस चीज को अपन क्या मानते थे कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होगी? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यह गलत है दोस्तों। पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस ये तो होती है दोस्तों मूल अवस्थाएं। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना। पदार्थ की ये क्या होती है? मूल अवस्थाएं। और लेकिन कुल जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो दोस्तों 5 होती है। कितनी होती है? 5 मूल जो अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान की गई है पदार्थ की, वो होती है ठोस, द्रव, गैस। और वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने विकसित हुए, जो चीजें विकसित हुई, उसके बाद में उन्होंने चौथी जो पदार्थ की अवस्था है वो खोज की है प्लाज्मा। और 5वीं जो खोज की गई है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखना, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, ना कि 3। ये तो 3 जो अवस्थाएं हैं ये तो प्रकृति की दी गई है, ये तो मूल अवस्थाएं कहलाती दोस्तों। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। जैसे पानी अपनी प्रकृति के अंदर विद्यमान है ना, उपस्थित है। जैसे समुद्रों के अंदर क्या है? पानी है, विद्यमान है। तो वो कौन सी फेज के अंदर है? द्रव अवस्था के अंदर है। तो वैज्ञानिकों ने उस फेज का क्या नाम रख दिया? द्रव अवस्था। जैसे पहाड़ वगैरह है, ये क्या होते हैं? बिल्कुल ठोस होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस अवस्था का क्या नाम रख दिया? ठोस अवस्था। जैसे गैस है, इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें उपस्थित है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें उपस्थित है। तो वैज्ञानिकों ने उस अवस्था का, एक प्रकार से वो चीज पदार्थ है और वो क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो वैज्ञानिकों ने उस जो गैस से उपस्थित है उसकी कौन सी अवस्था नाम रख दिया? गैसीय अवस्था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पॉइंट। क्या है पॉइंट? है पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको ये सिखाया था, जो पदार्थ होते हैं कणों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन सा? जो पदार्थ होता है कणों से मिलकर बना होता है। और उन कणों को क्या बोलते हैं अपन? अवयवी कण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवयवी कण उनको कहा जाता है। और अवयवी कण के रूप में आपके पास क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। और एक और बात आपने वहां पर सीखी थी दोस्तों। क्या सीखी थी? इन कणों के बीच में, इन अवयवी कणों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। दोस्तों, समझने का प्रयास करना। क्या बोला मैंने? इन कणों के बीच में कौन सा बल लगता है? अंतर आणविक आकर्षण बल। तभी तो वो कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास आते हैं, चिपकते हैं। क्यों चिपकते हैं? और उन कणों के बीच में क्या लगता है दोस्तों? अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। तभी वो कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। तुम समझने का प्रयास करना। जैसे अपन किसी भी चीज को क्लासिफाइड करते हैं, किसी भी चीज को वर्गीकृत करते हैं, तो अपने पास उसको वर्गीकृत करने का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने कौन सा आधार लिया पदार्थ की अवस्थाओं को वर्गीकृत करने का? जो कणों के बीच में, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है, वैज्ञानिकों ने उसके आधार पर पदार्थ की मूल जो 3 अवस्थाएं हैं उनकी गणना की। और कुल अवस्थाओं के नाम कितने हैं? 5। तो ध्यान रखना, पदार्थ की अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर पदार्थ की मूल अवस्थाएं 3 होती है और कुल जो अवस्था है वह है दोस्तों 5। ध्यान रखना, कितनी अवस्था है? 5। समझने का प्रयास करना। कौन कौन सी है? ठोस,
द्रव, गैस और प्लाज्मा। वैज्ञानिकों ने क्या आधार माना? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने पदार्थ की जो मूल अवस्थाओं की गणना की है वो कितनी है दोस्तों? ठोस, द्रव, गैस। ये तो कितनी है मूल जो अवस्थाएं हैं? कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? एक तो होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। और कुल कितनी है दोस्तों? 5। नंबर 4 पर आती है प्लाज्मा, नंबर 5 पर आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नंबर 5 पर क्या आती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नॉर्मली क्या बोलते हैं? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन? BEC। देखना, मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना दोस्तों। जैसे मैंने 1 नंबर पे लिखा है ठोस, ये जरूरी नहीं है कि 1 नंबर पे क्या है? ठोस है। 2 नंबर पे मैंने लिखा है द्रव, जरूरी नहीं कि 2 नंबर पर सीक्वेंस रूप से 2 नंबर पे क्या आएगी? द्रव, ये कोई जरूरी नहीं है। नंबर 3 पर मैंने लिख दिया गैस, ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर 3 पर क्या आएगी? गैस। यहां पर गैस भी हो सकती है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर ठोस भी हो सकती है, नंबर 3 पर द्रव भी हो सकता है। लेकिन नंबर 4 पर दोस्तों आएगी प्लाज्मा। नंबर 4 पर क्या आएगी? प्लाज्मा। इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 3 तक तो कोई सीक्वेंस नहीं लगता है, नंबर 4 पर आते ही क्या लग जाता है? सीक्वेंस लग जाता है। नंबर 4 पर आएगी प्लाज्मा और नंबर 5 पर क्या आएगी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको प्यार से, जिसको आप आसान भाषा में क्या बोलते हो? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखना, ये नंबर 5 पर आती है। यहां पर आपको नियम फॉलो करने, ठीक है। अब पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होगी? 5। और मूल जो अवस्थाएं कितनी है? 3। ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है। पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? दोस्तों ध्यान रखना, पदार्थ की मूल अवस्थाएं 3 होती है और कुल जो अवस्थाएं होती है वो 5 होती है। उनके नाम मैंने आपको बताए। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है ठोस अवस्था? सीखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं मैं ठोस अवस्था। दोस्तों इसका जो पहला जो गुण है, गुण की अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला जो गुण है कि ये पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था क्या कौन सी कहलाती है? ठोस अवस्था। ऐसा क्यों बोल दिया कि ये पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है? क्या कारण है दोस्तों? देखना, प्रयास करना सीखने का। जैसे ये कोई मेरे पास, ये मैं इससे नॉर्मली एक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे समझाने का आपका प्रयास करता हूँ। जैसे जो ठोस अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है? आकर्षण बल का मान क्या होता है? उच्च होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार से गुण है। आकर्षण बल का मान क्या होता है? उच्च होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कण लिया, दूसरा ये कण ये लिया, तीसरा कण ये लिया, चौथा कण ये लिया और ये कण यहाँ पर व्यवस्थित किए। ये कण क्या होते हैं दोस्तों? बिल्कुल पास होते हैं। ये कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं। पदार्थ की सबसे जो व्यवस्थित अवस्था है वो कौन सी है? ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। सॉलिड स्टेट है। ठोस का मतलब सॉलिड, अवस्था का मतलब स्टेट, है ना। पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था कौन सी कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। क्यों कहलाती है? इसलिए कहलाती दोस्तों, जो इसके अंदर अवयवी कण है उन कणों के बीच में आकर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा उच्च होता है। जो कण का है ना इनके बीच में, जैसे ये कण ये ले लिया मैंने, ये क्या अवयवी कण, ये भी क्या है? अवयवी कण। इनके मध्य जो आकर्षण बल जो लगता है, ये यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, उसका मान क्या है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा क्या है? उच्च है। बहुत ही ज़्यादा क्या है? हाई है। इसलिए ये पदार्थ की व्यवस्थित अवस्था कहलाती है। और इन कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल का मान क्या होता है? उच्च होता है। 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, 2 गुण हमने पढ़े। पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था कौन सी होती है? ठोस अवस्था होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो इसके अंदर कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसलिए पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है। और ये कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं। और ये कण बिल्कुल पास क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? ठोस के अंदर आकर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए ये अवयवी कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना,
रखना इस चीज का। मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको सिखाई। सबसे पहली, पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था कौन सी कहलाती है? ठोस अवस्था। अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। यह ठोस अवस्था में अवयवी कण पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। क्यों होते हैं? आकर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना। इस चीज को समझने का प्रयास करना। आकर्षण बल का मान उच्च होता है, इसलिए ये आकर्षण बल का मान उच्च होने के कारण ये कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 जो पॉइंट दे रखा है, इसका आकार और आयतन। ध्यान रखना, इसका आकार और आयतन क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है, एकदम फिक्स होता है। ध्यान रखना, निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? आकर्षण बल के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। कण बिल्कुल पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, इसलिए ये कण एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। अगर ये कण एक दूसरे को छोड़ते हैं तो आकर्षण बल का मान क्या होता? निम्न होता। अगर एक आकर्षण बल का मान का निम्न होता तो ये कण एक दूसरे को छोड़ते तो इनके आकार में क्या जाती? अनियमितता आ जाती। क्या आ जाती दोस्तों? आकार में अनियमितता आ जाती। अर्थात मैं ये कह सकता हूं, आकर्षण बल का मान उच्च होने के कारण, आकर्षण बल का मान उच्च होने के कारण इनका जो आयतन और आकार क्या होता है? फिक्स होता है। ध्यान रखना, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ? ठोस मान रहा हूँ। अरे ये ठोस ही है दोस्तों। क्यों है ठोस? क्योंकि इसके जो कण है बिल्कुल व्यवस्थित है और कण क्या है? बिल्कुल पास पास है। कण क्या है? बिल्कुल पास पास है, इसलिए ये क्या है? ठोस है। अगर मैं इसको आज यहाँ रख रहा हूँ और 100 साल बाद में इसको देखेगा, कोई भी देखेगा, मैं नहीं देखूँ तो कोई देखेगा, तो इसकी जो आकार है और आयतन है वो बिल्कुल एकदम फिक्स रहेगा, एकदम अनचेंज्ड रहेगा। आई बात समझ में? ध्यान रखना, जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनका आकार और आयतन क्या रहता है दोस्तों? फिक्स रहता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया मेरे पास से? ठोस अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। चीज को समझने का प्रयास करना। नंबर 5 है कि ये ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ये नॉन कंप्रेसिबल क्या होता है? क्या होती है? असंपीड्यता। इस चीज को समझने का अपन प्रयास करते हैं कि असंपीड्यता क्या होती है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना। अपन सीखने जा रहे हैं असंपीड्यता के बारे में। क्या होती है नॉन कंप्रेसिबिलिटी? दोस्तों ध्यान रखना, जब किसी, जैसे आप किसी गुब्बारे को दबाते हो तो वो कंप्रेस होता है। दबा के जैसे उसके ऊपर आपने दाब लगाया तो वो कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्तों? है ना। एक प्रकार से चीज देखना, जब किसी भी वस्तु पर, परिभाषा सीखने का प्रयास करते हैं, जब किसी भी वस्तु पर दाब लगाते हैं अपन, दाब लगाने पर उसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन आ जाता है। किसके अंदर है? स्टेट के अंदर। किसके अंदर है? स्टेट के अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं अपने संपीड्यता। क्या बोलते हैं? संपीड्यता। दाब लगाने पर अवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं आए, क्या चीज समझने का प्रयास करना, जब किसी वस्तु पर दाब लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन ना हो, इस गुण को क्या बोलते हैं? असंपीड्यता। संपीड्यता किसे बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। दाब लगाने पर अवस्था के अंदर परिवर्तन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? संपीड्यता। और दाब लगाने पर, प्रेशर लगाने पर अवस्था के अंदर परिवर्तन ना आए, स्टेट के अंदर परिवर्तन ना आए, तो वो क्या कहलाती है? असंपीड्यता कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बर्फ होता है, बर्फ को आप फ्रीज से निकालते हो, फ्रीज से निकालने के बाद उसको धूप में रखते हो तो वो सॉलिड से कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था के अंदर। लेकिन वहां पर दोस्तों ताप का फैक्टर लग रहा है। किसका लग रहा है? ताप का। वहां पर तो ताप के कारण क्या हो रहा है? वो ठोस से किस में आ रहा है? ताप के कारण ठोस से द्रव के अंदर आ रहा है। ये वहां पर काम में नहीं करेगा, दाब वहां पर काम में नहीं करेगा। आई बात समझ में? ध्यान रखना, जहां दाब लगता है और दाब लगने के कारण
किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अवस्था के अंदर परिवर्तन आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन संपीड्यता। क्या बोलते हैं? संपीड्यता। आई बात समझ में? और दाब लगाने पर अवस्था के अंदर परिवर्तन नहीं आता है तो उसको बोलते हैं असंपीड्यता। क्या मैं इसको दाब लगाकर, प्रेशर लगाकर इसकी अवस्था परिवर्तन कर सकता हूँ क्या? अरे दोस्तों, ये मेरे पास मार्कर है, यहाँ पर इस पर मैं दाब लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ। दाब लगाने पर इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, क्योंकि दाब लगाने पर, कंप्रेस करने पर इसकी अवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं आता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे पॉइंट दे रखा है, ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। ठोस दोस्तों ये कठोर ही है। आई बात समझ में? ये कठोर है कि नहीं है? ठोस क्या होते हैं? बिल्कुल कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोस जैसे ये पानी की तरह बह रहा है क्या दोस्तों? क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि इसके कण क्या है? बिल्कुल पास पास है। इसके कणों के बीच में क्या है? आकर्षण बल का मान क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इसके अंदर बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। समझने का प्रयास करना दोस्तों कि ठोस जो होते हैं उनके अंदर बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद स्वरूप हर किसी चीज़ का अपवाद होता है। जो कांच होता है, जो अपनी खिड़कियों के ऊपर लगा हुआ होता है, उस कांच के अंदर एक प्रकार से ये अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन? कांच क्या है दोस्तों? अक्रिस्टलीय ठोस है। मैं बताऊंगा क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रखना, कांच किसका एग्जाम्पल है? अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। कांच के अंदर क्या होता है दोस्तों? मंद रूप से बहने का गुण पाया जाता है। मंद रूप से मतलब धीरे धीरे, वो धीरे धीरे से, वो गाना नहीं दोस्तों, ये धीरे धीरे से इसके अंदर क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। इसीलिए आप अपनी खिड़कियों को देखना, अगर कोई खिड़की के कांच लगा हुआ है 10 साल पहले, तो उस खिड़की का जो नीचे वाला हिस्सा है कांच का, वो मोटा हो जाता है और ऊपर वाला कांच का इसका पतला रह जाता है, क्योंकि कांच के अंदर मंद रूप से बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर मंद रूप से बहने का गुण पाया जाता है। इस चीज को बोलते हैं अपन, इसलिए कांच को या अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिस्थित द्रव्य कहा जाता है। द्रवों का गुण पाया जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो आकर्षण बल है अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर थोड़ा सा कम होता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उनके अंदर क्या होता है? मंद रूप से बहने का गुण पाया जाता है। अपवाद स्वरूप अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कांच में मंद रूप से बहने का गुण पाया जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं अपन? अतिस्थित द्रव्य। क्या बोलते हैं? अतिस्थित द्रव्य। इसलिए कांच को या अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिस्थित द्रव्य कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप कांच के अंदर बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अतिस्थित द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठोसों का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। क्यों होता है उच्च? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? आकर्षण बल का मान क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अरे दोस्तों, अगर इनके अंदर आकर्षण बल ज्यादा है, जैसे ये कण है, ये कण आपस में इतने खतरनाक तरीके से, इतने भयंकर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं कि उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इन आकर्षण बलों को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उनको गलाने के लिए, गलनांक का मतलब क्या होता है? गलाना। गलाने के लिए अपन को अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको तापमान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठोसों के कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों? जैसे ठोस क्या होते हैं? अपनी जो माध्य स्थिति जो होती है, जो मूल जो अवस्था होती है, जैसे ये ठोस का कण, ये ठोस का कण, ये बिल्कुल यहाँ से हिलेंगे नहीं, लेकिन अपनी जो स्थिति है वहां पर ऐसे इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों करते हैं वो कंपन? यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से निकलेंगे नहीं बाहर। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि इनके अंदर जो आकर्षण बल क्या होता है? बहुत उच्च होता है। उस आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? ये कण वहां से बाहर नहीं
नहीं निकलेंगे। समझने का प्रयास करना। एग्जाम्पल जैसे पत्थर हो गया, पेन हो गया, लोहे से बनी वस्तुएं आदि आदि, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ठोस के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। ये ठोस के क्या दे रखे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल होते हैं। अभी आपने सीखा क्या होता है ठोस अवस्था। फिर से मैं क्विक रिमाइंड करना चाहता हूँ आपके सामने। जैसे ठोस किसे कहेंगे अपन, ठोस पदार्थ की सबसे क्या है व्यवस्थित जो अवस्था है उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, सबसे व्यवस्थित अवस्था अपने बोलते हैं। और ठोसों के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। क्यों होते हैं बिल्कुल पास पास, क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल का मान क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है ना। आकर्षण बल का मान उच्च होने के कारण ये कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं और इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, उच्च होता है। दाब लगाने पर ये दबते नहीं है क्योंकि ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, है ना। असंपीड्यता क्या होती है ये भी अपन ने सीखा। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। अपवाद स्वरूप कांच जो होता है इसका अपवाद है। ठोसों का घनत्व उच्च होता है। क्यों होता है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, उच्च। गलनांक भी क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है गलनांक हाई, क्योंकि इनके आकर्षण बल के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और अपनी स्थिति के इर्द गिर्द क्या करते हैं, ये गति करते हैं। मध्य जो स्थिति होती है इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, ये गति करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पत्थर है, पेन है, लोहे से बनी वस्तुएं हैं आदि आदि। अब अपन चर्चा करते हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ठोस। ठोसों का अपन वर्गीकरण करते हैं। ये ठोसों जो ज्यामिति होती है उनका जो आकार होता है, इस आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस ये अपने, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनकी ज्यामिति जो निश्चित होगी, ज्यामिति अगर निश्चित है उनको क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा है दोस्तों। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रखना, जिनकी ज्यामिति अगर निश्चित है उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति निश्चित होना, इस चीज को समझने का प्रयास करना दोस्तों। इधर आकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोस का। जैसे मेरे पास NaCl है और NaCl के मैं अगर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इधर देखना Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस, ठीक है। यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस और यहाँ पर Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस और यहाँ पर Na प्लस। समझने का प्रयास करना। जैसे आप किसी भी सोडियम का एक अणु ले लो, मैं किसका ले रहा हूँ, जो साधारण नमक है उसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, NaCl। इसको क्या बोलते हैं अपन, नमक। एक प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसकी ज्यामिति क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। देखना, इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे आप इस सोडियम का एक कण को पकड़ना, जैसे मैंने एक सोडियम का एक कण को पकड़ लिया, इसके चारों तरफ आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या है Cl माइनस, यहाँ पर भी क्या है Cl माइनस, यहाँ पर भी क्या है Cl माइनस और यहाँ पर भी क्या है Cl माइनस। अर्थात इसकी ज्यामिति क्या है दोस्तों, निश्चित है। मतलब एक कण है, जैसे एक कण लिया, इसके चारों ओर एक ही प्रकार के कण है, अर्थात इसकी ज्यामिति क्या है दोस्तों, फिक्स है। ज्यामिति क्या है, फिक्स है ना। जैसे आप दूसरे कण को पकड़ लो, जैसे Cl को पकड़ो, Cl को पकड़ोगे तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देखना, जैसे ये Na है, इसके चारों तरफ यहाँ पर Na, यहाँ पर Na, यहाँ पर Na और यहाँ पर Na। मतलब कहने का मतलब Na के चारों तरफ क्या है Cl और Cl के चारों तरफ क्या है Na प्लस। अर्थात इसकी ज्यामिति क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है दोस्तों, फिक्स होती है, निश्चित होती है। अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय ठोसों की, इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। जैसे रबड़ का एग्जाम्पल लूं, रबड़ के अंदर जो कण होते हैं अंट संट व्यवस्थित रहते हैं। कहीं भी एक कण यहाँ रख दिया, 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 इस प्रकार से कण कोई इनकी व्यवस्था ही नहीं होती है। ज्यामिति क्या होती है इनकी दोस्तों, अनिश्चित होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि आदि। आई बात समझ में? आई होप आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो मैंने परिभाषित किया है इनको आपको समझ में आएगा। क्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, हीरा हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है आदि आदि, है ना। ये चीज
और इनकी ज्यामिति क्या होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, निश्चित होती है, और इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। जैसे रबड़ के अंदर जो कण होते हैं अंट संट कैसे भी व्यवस्थित रहते हैं, और लेकिन NaCl के अंदर जो कण हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं, एकदम निश्चित आकार के अंदर, निश्चित ज्यामिति के अंदर क्या होते हैं, वो सिपके होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ठोस अवस्था समझ में आई होगी। कौन सी अवस्था पढ़ी है अपन ने आज? एक ही अवस्था पढ़ाऊंगा आज दोस्तों, ठोस अवस्था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो नेक्स्ट जो क्लास होगी छोटी छोटी होगी, द्रव अवस्था छोटी सी होगी, फिर गैस अवस्था के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फिर प्लाज्मा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो नेक्स्ट जो क्लास होगी, सेकंड जो क्लास होगी, उसके अंदर अपन पूरा सीखेंगे द्रव के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, गैस के बारे में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी, क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ये ठोसों का वर्गीकरण, ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। जिनकी ज्यामिति निश्चित होगी उनको क्या बोलेंगे अपन? क्रिस्टलीय ठोस, और जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी उन्हें क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।